14 अप्रैल 1943 को स्टालिन के सबसे बड़े बेटे की सैक्सन-हॉसेन एकाग्रता शिविर में मृत्यु हो गई। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार वह जानबूझकर बिजली से चलने वाली बाड़ के पास गया था। कुछ मिनट बाद उसे जर्मन गार्डों से कई गोलियां लगी। नाजी डॉक्टरों ने उसकी लाश का विश्लेषण किया। स्टालिन को जब इसकी जानकारी दी गई तो उसने एक ही वाक्य में जवाब दिया, युद्ध तो युद्ध है। याकोव दजुगाश्विली कभी भी संरक्षित पुत्र नहीं था। अपनी मां की मृत्यु के बाद, स्टालिन द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वह अपने पिता के संपर्क के बिना जॉर्जिया में बड़ा हुआ। उसे अस्वीकार कर दिया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, क्रेमलिन में एक घुसपैठिए के रूप में रहने के लिए मजबूर किया गया और मान्यता की उसकी इच्छा के लिए तिरस्कृत किया गया। जब उसे 1941 में पकड़ा गया तो स्टालिन ने उसे देशद्रोही माना। जब जर्मनी ने विनिमय का प्रस्ताव रखा तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। स्टालिन ने बातचीत करने के बजाय अपने बेटे को मर जाने देना क्यों पसंद किया? उसकी कहानी सोवियत अधिनायकवाद के बारे में क्या बताती है? और याकोव ने क्या भूमिका निभाई? पीड़ित, प्रतीक या बाधा? भूला हुआ बेटा, पालने से ही स्टालिन की अवमानना। 31 मार्च 1907 को जॉर्जिया के बाजी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम 20वीं सदी के सबसे भारी उपनामों में से एक था। हालांकि उसे कभी भी इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। याकोव योसिफोविच जुगाश्विली उस समय दुनिया में आए जब उनके पिता योसिफ जुगाश्विली एक उभरते हुए बोल्शेविक कार्यकर्ता थे, जो बाद में जोसेफ स्टालिन में बदल गए। काटो स्वानिदेज, उनकी मां, उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती थीं जिन्हें स्टालिन सत्ता के रास्ते पर छोड़ देगा। जॉर्जियाई रूढ़िवादी परंपराओं में भक्त और निहित उसने एक धार्मिक समारोह पर जोर दिया था, जिसे नास्तिक स्टालिन ने अपनी मानवीय भावनाओं के लिए एक अस्थायी रियायत के रूप में स्वीकार किया था। याकोव के पहले महीने लगातार गुप्त वातावरण में बीते, जबकि परिवार जारिस्ट अधिकारियों से बचने के लिए तिफलिस और बाकू के बीच भाग गया। दिसंबर 1907 में जब याकोव मुश्किल से 8 महीने का था, तब एक भयानक त्रासदी हुई। टिफलिस की वापसी यात्रा के दौरान काटो को टाइफाइड बुखार हो गया और 5 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। स्टालिन ने अपने भविष्य के कठोर होने को प्रकट करते हुए कहा, इस प्राणी ने मेरे पत्थर के दिल को नरम कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ मेरे अंदर सभी मानवीय भावनाएं मर गईं। एक नाटकीय कदम उठाते हुए, जिसे उनके साथी दशकों तक याद रखेंगे, उन्होंने खुद को अपनी पत्नी के ताबूत में फेंक दिया और उन्हें शारीरिक रूप से उससे अलग होना पड़ा। लेकिन अगर काटो की मौत स्टालिन की आत्मा में एक खुला घाव थी, तो याकोव का भाग्य उससे भी अधिक दुखद हो गया। इसके बाद जो निर्णय लिया गया वह पिता पुत्र के रिश्ते को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। स्टालिन ने बच्चे को स्वनिज्य परिवार को सौंप दिया और 1 दशक से अधिक समय तक अपने जीवन से गायब हो गया। याकोव के लिए इसका मतलब था बिना पैतृक संदर्भों के बड़ा होना, जॉर्जियाई बोलना और उस राजनीतिक दुनिया से पूरी तरह से अलग होना जिसे उसके पिता मॉस्को में बनाने में मदद कर रहे थे। स्वानिदेज ने याकोव को प्यार से पाला, लेकिन वे उसकी खोई हुई चीजों की भरपाई नहीं कर सके। बच्चे ने एक संयमित और सौम्य चरित्र विकसित किया, जिसमें वयस्कों को खुश करने की गहरी इच्छा थी। हालांकि उसने भावनात्मक असुरक्षा के लक्षण भी दिखाने शुरू कर दिए, जो उसके पूरे जीवन में उसके साथ रहे। 1921 में स्टालिन ने उन्हें मॉस्को ले जाने का फैसला किया। यह पुनर्मिलन एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक अज्ञात किशोरी के बीच एक ठंडी मुलाकात थी, जो धारा प्रवाह रूसी नहीं बोलती थी। स्टालिन ने नादेज़्दा एलिलुएवा के साथ अपने जीवन को फिर से बनाया था, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, वासिली और स्वेतलाना। याकोव को परिवार के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि एक असहज उपस्थिति के रूप में शामिल किया गया था। वह क्रेमलिन अपार्टमेंट के लिविंग रूम में सोता था, उसका अपना कमरा नहीं था। याकोव से बमुश्किल 6 साल बड़ी नादेज़्दा एलिलुएवा ने भावनात्मक पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन स्टालिन द्वारा खड़ी की गई बाधा अभेद्य थी। सबसे क्रूर अभिव्यक्तियों में से एक था स्टालिन उपनाम का उपयोग करने पर स्पष्ट प्रतिबंध। जब याकोव ने इसे अपनाने की इच्छा व्यक्त की तो जवाब स्पष्ट था, आप इसे धारण करने के योग्य नहीं हैं। यह इनकार एक औपचारिक अस्वीकृति से कहीं अधिक था। यह घोषणा थी कि स्टालिन के लिए याकोव न केवल एक बेटे के रूप में अपर्याप्त था, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी त्यागने योग्य था। इस व्यवस्थित शत्रुता के बावजूद याकोव ने पिता की स्वीकृति पाने के लिए बेताब रहना जारी रखा। वह एक ऐसा युवा था
जिसने हिंसा से नहीं बल्कि दुख से विद्रोह किया, जिसने संघर्ष नहीं किया बल्कि खुद को त्याग दिया। 1928 में यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। याकोव को एक रूढ़िवादी पादरी की बेटी जोया गुनिना से प्यार हो गया था। जब उन्होंने शादी करने का इरादा जताया तो स्टालिन ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, युवती को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जब तक कि वह रो नहीं पड़ी। दबाव और अपमान से हताश याकोव ने एक पिस्तौल ली और खुद को सीने में गोली मार ली। गोली उसके दिल से सेंटीमीटर दूर रह गई, लेकिन उसके बाएं फेफड़े में जा लगी। स्टालिन अस्पताल में उनसे मिलने नहीं गए। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, आप खुद को ठीक से गोली भी नहीं मार सकते। यह इस बात की अंतिम पुष्टि थी कि स्टालिन के लिए मानवीय कमजोरी अक्षम्य थी, यहां तक कि उनके अपने खून में भी। इस घटना ने पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को निश्चित रूप से चिह्नित किया। उस क्षण से भावनात्मक मेल मिलाप की कोई भी संभावना हमेशा के लिए दफन हो गई। अगले वर्षों में एक ऐसी दूरी देखी गई जो लगभग शारीरिक हो गई। स्टालिन ने उसे बर्दाश्त किया लेकिन उसे पहचाना नहीं, उसे बनाए रखा लेकिन उससे प्यार नहीं किया। इस प्रथम चरण ने उन प्रतिमानों को स्थापित किया जो उसके बाद आने वाली हर चीज को परिभाषित करेंगे। प्रारंभिक परित्याग, मान्यता के लिए हताश खोज और यह दर्दनाक समझ कि उनके पिता उन्हें एक बेटे के बजाय एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखते थे। पहचान से वंचित, मातृभूमि के बिना एक बेटे का विकास। आत्महत्या के प्रयास के बाद याकोव ने वयस्कता में प्रवेश किया और अपनी पहचान बनाने का दृढ़ निश्चय किया। प्रत्येक कदम एक क्रूर विरोधाभास से बंधा हुआ था। वह यूएसएसआर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा था, लेकिन उसके पास वास्तविक विशेषाधिकार नहीं थे। उसका वंश एक बोझ बन गया था जिसने उसे बिना किसी सुरक्षा या मान्यता के निरंतर जांच के लिए अभिशप्त कर दिया था। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मॉस्को ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जो शासन द्वारा बढ़ावा दिए गए औद्योगिकीकरण योजनाओं के लिए सबसे प्रासंगिक तकनीकी संस्थानों में से एक था। देश को इंजीनियरों, तकनीशियनों और नवोन्मेषकों की जरूरत थी जो विशाल सोवियत क्षेत्र में बिजली, रेलगाड़ियां और भारी मशीनरी ला सकें। विद्युतीकरण साम्यवाद के आधुनिकीकरण के सपने का हिस्सा था। याकोव ने न केवल अकादमिक रुचि के कारण उस रास्ते को चुना, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने उन्हें राजनीति से अलग सामाजिक एकीकरण का एक रास्ता दिया और शायद अपनी योग्यता के जरिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का एक तरीका भी। अपने अध्ययन के वर्षों के दौरान उन्होंने कम प्रोफाइल बनाए रखी। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात करने से परहेज किया, स्टालिन के साथ अपने रिश्ते का जिक्र नहीं किया और केवल अपने अनुशासन के लिए ही अलग दिखने की कोशिश की। उनके सहपाठियों ने उन्हें एक आरक्षित, शिक्षित और व्यवस्थित युवा के रूप में याद किया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया, न ही वे उस समय के परिसरों में अक्सर होने वाली वैचारिक बहसों में शामिल हुए। जबकि अन्य लोग कोमसोमोल या पार्टी चैनलों के माध्यम से उन्नति की तलाश कर रहे थे, वे सत्ता की महत्वाकांक्षा के बिना एक समानांतर दुनिया में आगे बढ़ते दिखे। जब उन्होंने 1935 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो कोई विशेष समारोह नहीं हुआ। स्टालिन ने इसमें भाग नहीं लिया, न ही उन्होंने कोई बधाई पत्र भेजा। कोई विशेषाधिकार, सिफारिशें या असाधारण नियुक्तियां नहीं थीं। उन्हें राज्य के विद्युत संयंत्रों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, पहले मास्को के बाहरी इलाकों में और फिर औद्योगिक क्षेत्रों में जहां काम करने की परिस्थितियां कठोर थीं और अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। काम ऊर्जा वितरण प्रणालियों की निगरानी करना, भारी मशीनरी में विफलताओं का पता लगाना और परिवर्तन स्टेशनों के रखरखाव को सुनिश्चित करना था। उस तकनीकी माहौल में याकोव ने अपने सहकर्मियों का सम्मान अर्जित किया, लेकिन साथ ही उनकी जिज्ञासा भी। बहुतों को समझ में नहीं आया कि इतनी आत्मीयता वाला कोई व्यक्ति बिना किसी पक्षपात के कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के बीच कैसे एक दूसरे के रूप में आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग उसकी विनम्रता की प्रशंसा करते थे, दूसरों को संदेह था कि एक मामूली पद पर उसकी उपस्थिति अपने आप में उसके प्रभावशाली पिता द्वारा दंड या दूरी का संकेत थी। अटकलें अपरिहार्य थीं और याकोव यह जानता था, इसलिए वह राजनीति या परिवार के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचता था। वह सबसे बढ़कर एक मौन कार्यकर्ता था। आत्महत्या के प्रयास के बाद के वर्षों में उनके निजी जीवन में भावनात्मक स्थिरता की निरंतर खोज की गई। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपने बचपन के प्यार जोया गुनिना के साथ संपर्क फिर से शुरू किया। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने 1928 में शादी कर ली, लेकिन स्टालिन की शुरुआती अस्वीकृति से जो घाव खुला वह कभी पूरी तरह से नहीं भर पाया।
रिश्ता संक्षिप्त और अशांत था। 1929 में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाजुक स्वास्थ्य उसे शुरू से ही परेशान करता रहा। 8 महीने की उम्र में निमोनिया की वजह से लड़की की मौत हो गई। यह नुकसान दोनों के लिए एक विनाशकारी झटका था। याकोव, जिसने उस पितृत्व में अपना खुद का परिवार बनाने की उम्मीद रखी थी, खुद में और भी अधिक खो गया। शादी दुख से बच नहीं पाई और अलगाव अपरिहार्य था। कुछ समय बाद उन्होंने प्रगतिशील विचारधारा वाली एक युवा छात्रा ओल्गा गोलिशेवा के साथ संबंध बनाए रखा। उस विवाह से उनके दूसरे बच्चे येवगेनी का जन्म 1936 में हुआ। हालांकि यह रिश्ता शादी में नहीं बदल पाया, लेकिन याकोव ने पिता के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बच्चे को अपने उपनाम के साथ पंजीकृत किया और राजनीतिक और पारिवारिक संदर्भ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद उसके जीवन में मौजूद रहे। स्टालिन ने अपने हिस्से के लिए कभी भी सार्वजनिक रूप से येवगेनी को अपने पोते के रूप में मान्यता नहीं दी। उदासीनता न केवल याकोव तक बल्कि उसके वंशजों तक भी फैली। 1938 में याकोव ने ओडेसा की एक यहूदी नर्तकी यूलिया मेल्टजर से शादी की, जिसकी शादी पहले एनकेवीडी अधिकारी से हुई थी। यह चुनाव जाहिर तौर पर व्यक्तिगत था, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ थे। ऐसे समय में जब शासन में संस्थागत यहूदी विरोधी भावना के बढ़ते संकेत दिखने लगे थे, एक यहूदी महिला से शादी किसी की नजर में नहीं आई। हालांकि यूलिया एक मजबूत महिला थी जिसे सत्ता के क्षेत्रों में अनुभव था और अपने नए पति के उपनाम से निपटने के लिए पर्याप्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी। उसी वर्ष गैलिना का जन्म हुआ, जो भावनात्मक रूप से याकोव की सबसे करीबी बेटी बनी। बाद की गवाही के अनुसार यूलिया के साथ जीवन सबसे स्थिर था जिसे याकोव ने बनाने में कामयाबी हासिल की। वे बिना किसी बड़े आराम या सार्वजनिक प्रदर्शन के सादगी से रहते थे। याकोव को उसमें एक दृढ़ साथी मिला जो उसकी खामोशियों और उसकी कुंठाओं को समझने में सक्षम थी। गैलिना अपने बचपन में याद करती थी कि उसके पिता एक प्यारे, संयमित व्यक्ति थे जो उसे चुपचाप पढ़ते थे और उसे इतनी कोमलता से गले लगाते थे कि वह छवि के साथ संगत नहीं लगता था जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता था। विवाह ने स्वतंत्रता की एक छोटी सी पुष्टि भी की। हालांकि वह अभी भी स्टालिन की छाया में रहता था, याकोव क्रेमलिन की अवैयक्तिक संरचना से दूर अपना खुद का भावनात्मक केंद्र बनाने में कामयाब रहा था। सुरक्षा तंत्र में अतीत वाले और यहूदी साथी का चुनाव व्यक्तिगत पुष्टि का कार्य था, शायद प्रतीकात्मक विरोध का एक अचेतन संकेत भी। वह कभी भी सक्रिय रूप से असंतुष्ट नहीं था, लेकिन अपने निजी जीवन में उसने प्रदर्शित किया कि वह सत्ता के गलियारों में प्रचलित बहिष्कार, पूर्ण नियंत्रण या भय के तर्क को साझा नहीं करता था। 1937 में एक निर्णय ने फिर से उनके रास्ते को बदल दिया। रेड आर्मी आर्टिलरी अकादमी में उनका प्रवेश। कई लोगों के लिए यह कदम अप्रत्याशित था। एक सिविल इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति अब सैन्य तंत्र में एकीकृत होने का फैसला क्यों करेगा? उत्तर कई हैं, लेकिन सभी एक ही खोज की ओर इशारा करते हैं, वैधता। शायद याकोव ने कल्पना की थी कि सेना में उसे उसके उपनाम के बजाय उसकी तकनीकी क्षमताओं के आधार पर आंका जा सकता है। शायद उसने सोचा कि एक आधिकारिक संस्थान से देश की सेवा करने से आखिरकार उसे अपने पिता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। 4 साल तक उन्होंने खुद को भारी तोपखाने के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। ये एक ऐसी शाखा थी जिसके लिए उन्नत तकनीकी ज्ञान, रसद समन्वय और अनुप्रयुक्त भौतिकी की विस्तृत समझ की आवश्यकता थी। वहां एक इंजीनियर के रूप में उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें एक सक्षम, अनुशासित लेकिन प्रतिभाशाली छात्र नहीं बताया। वह एक स्वाभाविक नेता या भावुक वक्ता नहीं थे। उनमें महान कमांडरों के करिश्मे की कमी थी, लेकिन वह तोपखाने के टुकड़ों के तंत्र को इस तरह से जानते थे जैसे कि वे उनकी तार्किक सोच का विस्तार हों। उनके समर्पण के बावजूद परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। उस समय की कई सैन्य संस्थाओं की तरह अकादमी भी पर्ज से तबाह हो गई थी। सैकड़ों अधिकारियों को कथित देशद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया था या उन्हें मार दिया गया था। माहौल अविश्वास का था। छात्रों का मूल्यांकन न केवल उनके तकनीकी प्रदर्शन के लिए किया जाता था, बल्कि उनकी वैचारिक विश्वसनीयता के लिए भी किया जाता था। याकोव अपने अलग-थलग स्वभाव के कारण वर्गीकृत करना मुश्किल था। उन्होंने पार्टी के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने वैचारिक गलतियां भी नहीं की। वह हमेशा की तरह तटस्थता के अनिश्चित क्षेत्र में आगे बढ़े। मई 1941 में वे स्नातक हुए। वेहरमाच द्वारा ऑपरेशन बारबारोसा शुरू करने से कुछ ही सप्ताह पहले
14वीं हॉवित्जर रेजिमेंट की बैटरी के लेफ्टिनेंट इन कमांड के रूप में उनकी नियुक्ति को एक विवेकपूर्ण निर्णय के रूप में देखा गया, एक सक्षम स्नातक के लिए पर्याप्त सम्मानजनक लेकिन अत्यधिक जोखिम के बिना, एक ऐसा पद जिसने उन्हें बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना सेवा करने की अनुमति दी। इस चरण के अंत में याकोव ने एक अलग, ठोस पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन बनाने में कामयाबी हासिल की थी, बिना किसी घोटाले या विशेषाधिकार के, लेकिन साथ ही बिना किसी पैतृक स्नेह या संस्थागत समर्थन के। वह एक आदर्श नागरिक था, लेकिन कभी भी एक मान्यता प्राप्त पुत्र नहीं था। उसने सभी नियमों का पालन किया था, एक परिवार बनाया था, जिम्मेदारियां संभाली थीं, और फिर भी उसे एक परिधीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता रहा। ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व नकारा नहीं गया, लेकिन पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं किया गया। उस क्षण तक उसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो दो दुनियाओं के बीच रहने के लिए अभिशप्त था। एक तो पूर्ण शक्ति की दुनिया जिसने कभी उसके लिए अपने दरवाजे नहीं खोले, और दूसरी वह सामान्य जीवन जिसने उसे सांस लेने की अनुमति दी, लेकिन पूरी तरह से उसमें शामिल नहीं होने दिया। ऐसे समाज में जहां सत्ता के करीब होने से आमतौर पर दंड या प्रतिष्ठा की गारंटी होती है, याकोव एक दर्दनाक अपवाद था, तानाशाह का बेटा, लेकिन साथ ही भुला दिया गया बेटा भी। वुल्फ्समाउथ में ऑपरेशन बारबारोसा के दौरान कब्जा। 22 जून 1941 को सुबह 3:15 बजे 3 मिलियन से अधिक जर्मन और एक्सिस सैनिकों ने सोवियत संघ की पश्चिमी सीमा पार की। यह ऑपरेशन बारबारोसा की शुरुआत थी। एडोल्फ हिटलर के लिए यह केवल एक क्षेत्रीय आक्रमण नहीं था, बल्कि एक वैचारिक धर्मयुद्ध था। उसे बोल्शेविज्म को नष्ट करना था, इसके अभिजात वर्ग को खत्म करना था, और पूर्वी यूरोप को जर्मन लोगों के रहने की जगह के रूप में फिर से बनाना था। जो संघर्ष शुरू हो रहा था, उसमें नियमों या सीमाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। स्टालिन के लिए आक्रमण का मतलब था एक कूटनीतिक रणनीति का अचानक विध्वंस, जिसे वह कुशल मानता था। अगस्त 1939 में हस्ताक्षरित मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि को उन्होंने एक सुनियोजित विराम के रूप में देखा था। 1937 के पर्ज से प्रभावित लाल सेना को पुनर्गठित करने का एक अवसर, और साथ ही पश्चिम में जर्मनी को खून बहते हुए देखना। लेकिन हिटलर ने कभी भी उपयोगी शर्तों से परे सम्मान करने का इरादा नहीं किया। 21-22 जून की रात को स्टालिन तथ्यों की भद्दी बातों से सत्ता के अपने तर्क से अलग हो गया। वेहरमाच हर चीज के लिए आ रहा था। जर्मन आक्रमण को भयानक सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। ब्लिट्जक्रेग मॉडल को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया गया। 3 सेना समूहों को तैनात किया गया। लेनिनग्राद की ओर आर्मी ग्रुप नॉर्थ, यूक्रेन की ओर आर्मी ग्रुप साउथ और मॉस्को की सीधी दिशा में आर्मी ग्रुप सेंटर। उत्तरार्ध और उसके लक्ष्य के बीच स्मोलेंस्क शहर था, जो सोवियत राजधानी से 400 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित एक रेलवे हब और रणनीतिक बिंदु था। यहीं पर याकोव जुगाशविली की किस्मत ने एक अपरिवर्तनीय मोड़ लिया। हाल ही में आर्टिलरी अकादमी से स्नातक याकोव को 14वीं आर्मर्ड डिवीजन की 14वीं हॉवित्जर रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय मोर्चे के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित इस इकाई का मिशन दुश्मन की किलेबंदी के खिलाफ समर्थन फायर की पेशकश करना था। हालांकि इसके उपकरणों में एक 152 मिलीमीटर के हॉवित्जर शामिल थे, शक्तिशाली लेकिन स्थिर। यह जर्मन आक्रमण की गति और लचीलेपन का सामना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। याकोव के सामने जो परिदृश्य था वह बेहद भ्रामक था। लाल सेना ने तैनाती पूरी नहीं की थी, नक्शे गलत थे, आदेश विरोधाभासी थे, और दुश्मन के आगे बढ़ने पर संचार टूट गया। युवा अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण वास्तविक युद्ध से निपटने के लिए अपर्याप्त था, इस तरह के परिमाण के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हॉवित्जर को ले जाना मुश्किल था। उन्हें गणना करके स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जो अराजकता के बीच असंभव हो गया। सोवियत डिवीजनों पर जमीनी संपर्क होने से पहले ही हवा से बमबारी की गई। अपर्याप्त आपूर्ति वाले सैनिक बिना समन्वय के पीछे हट गए, जिससे दुश्मन को घेरने में आसानी हुई। कागज पर बनाई गई रक्षात्मक रेखाएं शारीरिक रूप से बनने से पहले ही ढह गईं। ये उस पूर्ण अव्यवस्था में था जहां याकोव अभी भी एक त्रुटिहीन वर्दी में खुद को एक अव्यवस्थित बैटरी की कमान में पाया, जिसमें सैनिकों को मुश्किल से पता था कि किस दिशा में जाना है। 16 जुलाई को उनकी यूनिट स्मोलेंस्क के पश्चिम में नीपर नदी के पास पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई थी। जर्मन पैंजर डिवीजनों से घिरे, बिना सुदृढ़ीकरण, बिना गोला बारूद, बिना संचार और बिना पीछे हटने के मार्ग के लोग नैतिक और शारीरिक रूप से बिखरने लगे। कुछ ने छोटे समूहों में तोड़ने की कोशिश की, दूसरों ने खुद को तात्कालिक पदों पर स्थापित कर लिया।
याकोव, अपने पहले वास्तविक युद्ध अनुभव में एक नौसिखिया अधिकारी, अब अपनी जिम्मेदारी के तहत दर्जनों लोगों को हताश स्थिति में डाल दिया। उसके पकड़े जाने की सटीक परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं। कुछ संस्करण, जिन्हें बाद में प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया गया, दावा करते हैं कि याकोव ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, यह घोषणा करते हुए, मैं स्टालिन का बेटा हूं और मैं इस इकाई को पीछे हटने का अधिकार नहीं देता। बाद के खातों द्वारा एकत्रित यह वाक्यांश मजबूर आत्मसमर्पण को अलंकृत करने के लिए एक आविष्कार हो सकता है, या शायद भागने के बिना एक पल में आदर्शवादी अवज्ञा का एक वास्तविक कार्य हो सकता है। एक अन्य संस्करण से पता चलता है कि उसने अपना प्रतीक चिन्ह फाड़कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक पकड़े गए सोवियत अनुवादक ने उसे धोखा दिया, जिसने उसे पहचान लिया और जर्मन पूछताछकर्ताओं को उसकी पहचान बताई, शायद शासन के प्रति व्यक्तिगत आक्रोश से प्रेरित होकर। तीसरी संभावना, जो सरल है और जिसमें वीरता या विश्वासघात का कम आरोप है, यह है कि याकोव को कई अन्य लोगों की तरह बंदी बना लिया गया था, थका हुआ, बिना हथियारों के, बिना विकल्पों के, युद्ध के एक ऐसे रंगमंच पर जहां सामरिक विफलता एक निश्चितता थी। किसी भी मामले में जो बात मायने रखती थी वह यह नहीं थी कि कैसे, बल्कि यह थी कि कौन। पहले तो याकोव को एक और कैदी के रूप में पेश किया गया, लेकिन कुछ दिनों की पूछताछ जर्मनों के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त थी कि उनके सामने कौन था सोवियत तानाशाह का सबसे बड़ा बेटा। 19 जुलाई 1941 को जर्मन प्रचार ने दुनिया को याकोव झुगाश्विली के पकड़े जाने की घोषणा की। संदेश स्पष्ट था, हार से स्टालिन का खून भी छलक आया था। यह एक अभूतपूर्व प्रतीकात्मक अपमान था। नाजी शासन ने इस घोषणा का सोवियत संघ के अपरिहार्य पतन के संकेत के रूप में फायदा उठाया। जर्मन स्टेशनों ने संचार प्रसारित किया जिसमें दावा किया गया कि याकोव ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया है और वह अब अपने पिता के पागलपन से दूर जर्मन हिरासत में सुरक्षित है। स्टालिन की प्रतिक्रिया तत्काल और विनाशकारी थी। समाचार जानने के बाद उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जो ऐतिहासिक बन गया, जर्मनी में मेरा कोई बेटा कैदी नहीं है। यह शाब्दिक इनकार नहीं था, यह उनके राजनीतिक जीवन में कई बार की तरह निश्चित बहिष्कार की घोषणा थी। स्टालिन के लिए कैदी बनाया गया एक सोवियत सैनिक देशद्रोही था। कुछ हफ्ते पहले हस्ताक्षरित आदेश संख्या 270 ने यह स्पष्ट कर दिया, कोई भी लड़ाका जो मौत से लड़े बिना आत्मसमर्पण करता है उसे विश्वासघाती माना जाता है। मोर्चे पर वापस न लौटने का एकमात्र स्वीकार्य रूप युद्ध में मृत्यु थी। कोई अपवाद नहीं था, यहां तक कि उनके बेटे के लिए भी नहीं। इस खबर का भावनात्मक प्रभाव कई गुना था। स्टालिन ने न केवल पोलित ब्यूरो के सामने अपनी छवि को खराब होते देखा, बल्कि महसूस किया कि याकोव एक बार फिर विफल हो गया है। बचपन से ही उसके साथ उसका रिश्ता टूट चुका था, जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। पकड़ा जाना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, बल्कि एक राजनीतिक आघात था जिसने उसकी विचारधारा के सबसे गहरे तंतुओं को छुआ। उसका बेटा, जो उसका मांस था, ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और यह तानाशाह के तर्क में उसे धोखा देने के समान था। क्रेमलिन के अधिकारियों ने इस विषय का उल्लेख करने से परहेज किया। सोवियत प्रचार ने आधिकारिक तौर पर इस खबर को नजरअंदाज कर दिया। कोई संचार जारी नहीं किया गया, न ही प्रेस या रेडियो में कवरेज किया गया। हालांकि एक विरोधाभासी निर्णय में याकोव को महीनों बाद ऑनर्डर ऑफ द रेड बैनर से सम्मानित किया गया। मान्यता मौन थी, बिना किसी समारोह या सार्वजनिक उल्लेख के। यह संभवतः सैन्य अभिलेखागार के समक्ष कुछ सम्मान बनाए रखने और संभावित आंतरिक आलोचना को कम करने के लिए एक आंतरिक चाल थी। इस बीच सोवियत सैन्य हलकों में एक अंतर्निहित संदेश फैल रहा था। अगर स्टालिन का बेटा भी आत्मसमर्पण के परिणामों से बच नहीं सकता, तो किसी और को क्षमादान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। याकोव के पकड़े जाने से लाल सेना के अनुशासन को बनाए रखने वाले आतंक के संदेश को बल मिला। मोर्चे पर मरना ही एकमात्र सम्मानजनक निकास था। प्रत्यक्ष अपराध के बिना भी पकड़ा जाना देशद्रोह के बराबर था। उस समय याकोव की कहानी युद्ध में फंसे एक नौसिखिए लेफ्टिनेंट की कहानी नहीं रह गई थी। यह सोवियत अधिनायकवाद के एक आवश्यक विरोधाभास का प्रतीक बन गया। सत्ता के बहुत करीब होने से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि असंभव मांगें होती हैं। अपने वंश से लाभ उठाने के बजाय याकोव को उस प्रतीक के अनुपात में कठोरता से दंडित किया गया जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। वह केवल युद्ध बंदी नहीं था, वह जीवित अनुस्मारक था कि स्टालिन के यूएसएसआर में पूर्ण नियंत्रण के नाम पर रक्त संबंधों का भी बलिदान किया जा सकता है।
याकोव का पकड़ा जाना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, ये एक भावनात्मक, राजनीतिक और प्रतीकात्मक विराम था। यह लाखों सोवियतों के लिए एक निर्णायक प्रदर्शन था कि शासन किसी अपवाद को मान्यता नहीं देता, यहां तक कि अपने सबसे अंतरंग केंद्र में भी नहीं। स्टालिन के लिए इसका मतलब था उस दर्शन की पुष्टि जो पहले से ही उनके जीवन को नियंत्रित करता था। कोई व्यक्ति केवल अडिग रहकर ही जीवित रह सकता है, और याकोव के लिए यह परित्याग, शोषण और अकेलेपन की एक श्रृंखला की शुरुआत थी जिससे वह कभी भी बच नहीं पाएगा। प्रचार सिक्का याकोव तीसरे रईह के हाथों में। तीसरे रईह के प्रचार तंत्र के लिए स्टालिन के ज्येष्ठ पुत्र को पकड़ना सिर्फ एक सैन्य तख्ता पलट नहीं था, ये एक राजनीतिक रत्न था, एक रणनीतिक विसंगति जिसका प्रतीकात्मक मूल्य अतुलनीय था। एक ऐसे युद्ध में जो टैंकों के साथ साथ पैम्फलेटों से भी लड़ा गया था, सोवियत तानाशाह के बेटे को सत्ता में लाना एक वैचारिक हथियार था जो दुश्मन के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता था, लाल रैंकों में संदेह पैदा कर सकता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रईह के प्रचार की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता था। वेहरमाच और अबवेहर के उच्च कमानों ने शुरू में इस खबर को बहुत ही सावधानी से लिया। वे इस बात को उजागर करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह वास्तव में स्टालिन का बेटा है। एक बार जब उसकी पहचान की पुष्टि हो गई तो युद्धबंदी के सामान्य प्रोटोकॉल को निलंबित कर दिया गया। याकोव को अलग कर दिया गया, उसकी सुरक्षा की गई और उसे अबवेहर की विशेष सुविधाओं में से एक में स्थानांतरित कर दिया गया, जो जर्मन सैन्य खुफिया सेवाएं थीं, जहां उच्च रणनीतिक मूल्य की जानकारी संसाधित की जाती थी। पहले दिन व्यवस्थित पूछताछ के लिए समर्पित थे। खुफिया अधिकारियों को एक नाराज आदमी मिलने की उम्मीद थी जो अपने पिता से सालों की अवमानना का बदला लेने के लिए उत्सुक था। उन्होंने कल्पना की कि वे उसे आसानी से एक उपयोगी प्रवक्ता के रूप में ढाल सकते हैं, शायद अब तक का सबसे प्रभावी प्रवक्ता। वह सिर्फ एक भगोड़ा नहीं होगा, वह नैतिक अधिकार से लैस एक व्यक्ति होगा, एक जीवित प्रतीक होगा कि स्टालिन के परिवार ने भी उसके कारण को छोड़ दिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और असहज वास्तविकता का सामना करना पड़ा। याकोव वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उसने कोई नफरत नहीं दिखाई, कोई क्रांतिकारी जुनून नहीं, किसी भी तरह का कोई राजनीतिक उत्साह नहीं, बल्कि वह एक शांत, आत्मनिरीक्षण करने वाला अविश्वासी व्यक्ति था। उसने सवालों का जवाब स्पष्टता से दिया, लेकिन बिना उत्साह के। उसने सोवियत सैन्य संगठन के बारे में तकनीकी जानकारी दी जो अब परिचालन के लिहाज से उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसने स्टालिन के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करने से साफ इनकार कर दिया। न ही उसने नैतिक निर्णयों को विस्तार से बताना या वैचारिक आलोचनाएं पेश करना स्वीकार किया। यह इनकार जर्मनों को परेशान कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने ही पिता द्वारा त्यागा गया व्यक्ति बदला लेने के ऐसे स्पष्ट अवसर का विरोध कैसे कर सकता है। उनके लिए सहयोग की कमी को केवल तर्कहीन वफादारी या भय से ही समझाया जा सकता था, लेकिन याकोव में न तो भक्ति थी और न ही भय, केवल एक तरह की संयमित गरिमा, एक ऐसी रेखा जिसे वह पार करने को तैयार नहीं था, सोवियत शासन के प्रति सम्मान के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रति सम्मान के कारण। जोसेफ गोएबल्स द्वारा निर्देशित प्रचार मंत्रालय ने फिर फाइल को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई। पहले उसे भावनात्मक रूप से तोड़ो, फिर उसे एक उपकरण में बदल दो। इस उद्देश्य से उसे बर्लिन में एक संरक्षित निवास में स्थानांतरित कर दिया गया, एक जब्त की गई हवेली जिसे मूल्यवान कैदियों के लिए पुनर्शिक्षा केंद्र में बदल दिया गया। वहां वह ऐसी परिस्थितियों में रहता था जो हालांकि विलासिता से बहुत दूर थी, लेकिन पारंपरिक कैदी शिविर की तुलना में काफी बेहतर थी। व्यक्तिगत बिस्तर, निजी बाथरूम, नियमित भोजन और सेंसर की गई पुस्तकों तक पहुंच। बर्लिन में रहने के दौरान उन्हें लगातार हेरफेर के अभियान का सामना करना पड़ा। सैन्य मनोवैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिक युद्ध विशेषज्ञों और वैचारिक अनुनय में विशेषज्ञता वाले एसडी एजेंटों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उन्हें सोवियत पराजय के बारे में समाचार, गुलाग श्रम शिविरों की तस्वीरें, पर्ज बचे लोगों के चुनिंदा विवरण दिखाए। उन्होंने उन्हें विशेषाधिकार, सुरक्षा, एक नई पहचान की पेशकश की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह युद्ध के बाद जर्मनी में एक संरक्षित नागरिक के रूप में दूसरी पहचान के तहत रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। याकोव ने उनकी बात सुनी, कभी कभी सिर हिलाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने उसे सोवियत सैनिकों को संबोधित रेडियो संदेश रिकॉर्ड करने की पेशकश की, तो उसने बिना अपनी आवाज उठाए शांति से इसे अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने होलोडोमोर या अल्पसंख्यकों के निर्वासन के बारे में उस पर दबाव डाला, तो उसने अन्याय को स्वीकार किया,
लेकिन स्पष्ट किया कि उसकी निंदा उसे देशद्रोही नहीं बनाती। वह किसी साधन में परिवर्तित नहीं होना चाहता था। वह किसी की सेवा नहीं करना चाहता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मातृभूमि नहीं थी, लेकिन उसकी सीमाएं नहीं थीं। मौखिक सहयोग की कमी से निराश गोएबल्स ने रणनीति बदली। अगर वे उसकी आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे तो वे उसकी छवि का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने फोटो सत्र आयोजित किए जिसमें याकोव को शांत, साफ कपड़े पहने अच्छी तरह से खिलाया हुआ दिखना था। कुछ छवियों को फिर से संशोधित किया गया ताकि उसे जर्मन अधिकारियों के साथ मुस्कुराते हुए दिखाया जा सके, जैसे कि सौहार्दपूर्ण माहौल हो। इन तस्वीरों को पैम्फलेट में डाला गया था जिसे रीच वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे पर गिराया था। साथ में विशेष भाषाविदों द्वारा तैयार किए गए संदेश भी थे। याकोव द्वारा गलत तरीके से हस्ताक्षरित उन संदेशों में से एक में कहा गया था, प्रिय पिता, मुझे पकड़ लिया गया है लेकिन मैं ठीक हूं। जल्द ही मुझे अधिकारियों के शिविर में भेज दिया जाएगा। वे मेरे साथ सम्मान से पेश आते हैं। उद्देश्य स्पष्ट था, भ्रम पैदा करना, सोवियत प्रतिरोध की कहानी में दरार पैदा करना, नेतृत्व के करीबी व्यक्ति के माध्यम से दुश्मन को मानवीय रूप देना। याकोव को इन हेरफेरों के बारे में पता चला और उसकी प्रतिक्रिया कटु त्याग की थी। उसने विरोध नहीं किया। वह जानता था कि वह एक ऐसे तंत्र के हाथों में था जो उसकी भलाई या उसकी सच्चाई की तलाश नहीं करता था। उसने खुद को भावनात्मक रूप से पीछे हटने, चुपचाप जीवित रहने तक सीमित कर लिया। 1942 की सर्दियों में उन्हें अंततः सैक्सन हुसैन एकाग्रता शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया, सौंडरलेगर ए ब्लॉक में, जो उच्च प्रोफाइल कैदियों के लिए आरक्षित था। अभिजात वर्ग, मित्र राष्ट्रों के अधिकारी, पकड़े गए राजनेता और राजनयिक हित के व्यक्ति। शिविर के बाकी हिस्सों के विपरीत उस खंड में अपेक्षाकृत मानवीय स्थितियां थीं। याकोव के पास एक अलग सेल था, अधिक सुसंगत भोजन तक पहुंच और निश्चित समय पर बाहर घूमने की संभावना थी। उसे जो पत्राचार करने की अनुमति थी उस पर सेंसरशिप थी, लेकिन यह मौजूद था। वहां वह बंदी कुलीन वर्ग के साथ रहता था। पिछले अभियानों में पकड़े गए ब्रिटिश अधिकारी, युगोस्लाव शाही परिवार के सदस्य, भूतपूर्व फ्रांसीसी मंत्री। लेकिन सोवियत नेता के बेटे के रूप में उसकी स्थिति ने उसे एक असहज व्यक्ति बना दिया, किसी भी पक्ष के लिए अजनबी। वह उनमें से एक नहीं था, न ही वह दूसरों की तरह था। ब्रिटिश कैदियों ने विशेष रूप से उसके साथ स्पष्ट रूप से ठंडे व्यवहार किया। वे उसे एक प्रतिनिधि मानते थे, यद्यपि अनैच्छिक रूप से, एक ऐसे शासन का जिसे वे नाजीवाद जितना ही घृणा करते थे। भाषाई मतभेदों ने एकीकरण को और जटिल बना दिया। याकोव बुनियादी जर्मन और रूसी बोलते थे। उनकी अंग्रेजी अनाड़ी थी जिसे उन्होंने अकादमी में आंशिक रूप से सीखा था। बातचीत तनावपूर्ण थी, राजनीतिक चर्चाएं अपरिहार्य थीं, और यद्यपि याकोव ने बारीकियों को समझने का प्रयास किया, यूएसएसआर के बारे में हर बयान ने अस्वीकृति को जन्म दिया। उन्होंने अपना बचाव यथासंभव किया। उन्होंने खुलेआम पर्ज की आलोचना की, पार्टी की तानाशाही को स्वीकार किया, लेकिन मुफ्त शिक्षा, तकनीकी उन्नति, सोवियत लोगों के प्रतिरोध की भी बात की। उन्होंने यह सब एक प्रचारक के रूप में नहीं किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जिसने उस दुनिया को जिया था और जिसने अभी भी उसमें ऐसे पहलू पाए हैं जिन्हें वह पूरी तरह से धोखा नहीं दे सकता था। समय के साथ वह एक तरह से अस्पष्ट व्यक्ति बन गया, एक मजबूर अतिथि, न तो दुश्मन और न ही सहयोगी। उसकी उपस्थिति परेशान करने वाली थी। उस पर नाजियों के साथ सहयोग करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन वह साथी भी नहीं था। वह एक विदेशी निकाय था जो एक ऐसी श्रेणी में फंसा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था। इसके अलावा जर्मन हाई कमांड के लोग भी कभी कभी उनसे मिलने आते थे, जो स्टालिन के बेटे को देखना चाहते थे, जैसे कि वह संग्रहालय में रखी कोई दुर्लभ वस्तु हो। जनरल, नौकरशाह, यहां तक कि पार्टी के लोग भी उसे कुछ मिनटों के लिए देखने के लिए कहते थे। वे उससे तुच्छ प्रश्न पूछते थे, उसे असहज आकर्षण से देखते थे, मानो उन्हें उम्मीद हो कि उसके हाव भाव क्रेमलिन के किसी रहस्य को उजागर करेंगे। याकोव के लिए उनमें से प्रत्येक मुलाकात एक मूक अपमान थी। वह मना नहीं कर सकता था, वह भाग नहीं सकता था, वह केवल खड़े होने का विरोध कर सकता था। हालांकि प्रतीक के रूप में उनका महत्व कम होने लगा। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया और मोर्चे सख्त होते गए, रीच का ध्यान दूसरी प्राथमिकताओं की ओर चला गया। प्रचार के लिए नई छवियों, नई सफलताओं की जरूरत थी। याकोव एक रणनीतिक रत्न से एक संग्रहित वस्तु बन गया। वे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है।
सब कुछ होने के बावजूद जर्मनों को उम्मीद थी कि जब समय आएगा तो उनका आंकड़ा बातचीत की मुद्रा के रूप में काम आ सकता है। यह अवसर 1943 की शुरुआत में आया, जब स्टालिनग्राद में जर्मन आत्मसमर्पण के बाद मार्शल फ्रेडरिक पॉलस को लाल सेना ने पकड़ लिया था। यह तब था जब रीच अधिकारियों के बीच संभावित विनिमय की पहली अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन याकोव के लिए वह आशा साझा नहीं की गई थी। उसे नहीं पता था कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। उसका जीवन प्रतीक्षा की दिनचर्या क्षितिज के बिना कैद में सिमट कर रह गया था। वह न तो देशद्रोही था और न ही शहीद, बस दो राक्षसों के बीच फंसा हुआ एक आदमी जो उसे अपने डर के प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल करते थे। पिता की दुविधा, प्रस्ताव की अस्वीकृति। 1942-1943 की सर्दियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक निर्णायक मोड़ दिखाया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, जो एक जर्मन आक्रमण के रूप में शुरू हुई थी, जर्मन छठी सेना के लिए मौत के जाल में बदल गई थी। 2 फरवरी 1943 को अंतिम आत्मसमर्पण सोवियत सैन्य जीत से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। यह वह क्षण था जब अजेयता का जर्मन मिथक निश्चित रूप से टूट गया था। लेकिन मार्शल फ्रेडरिक पॉलस के पकड़े जाने से एक अप्रत्याशित अवसर भी पैदा हुआ, जिसने अचानक याकोव की रणनीतिक प्रासंगिकता को पुनर्जीवित कर दिया। जर्मनों ने विनिमय की संभावना को अपने सबसे अनुभवी कमांडरों में से एक को वापस पाने और सोवियत तानाशाह की भावनात्मक ताकत का परीक्षण करने का अवसर माना। यह प्रस्ताव जर्मन उच्च कमान के हलकों में लगभग तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। हेनरिक हिमलर, जोआचिम वॉन रिबेनट्रोप और जोसेफ गोएबल्स शुरुआती चर्चाओं में शामिल थे। उनके लिए तर्क सरल था। एक जर्मन फील्ड मार्शल एक अमूल्य सैन्य संपत्ति थी, जबकि याकोव, चाहे वह प्रतीकात्मक रूप से कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका कोई प्रत्यक्ष परिचालन मूल्य नहीं था। हालांकि इस प्रस्ताव के गहरे मनोवैज्ञानिक आयाम भी थे। नाजी नेताओं को समझ में आ गया था कि स्टालिन को अपने बेटे और दुश्मन कैदी के बीच चुनाव करने की स्थिति में रखना सोवियत शासन की विशेषता वाली भावनात्मक ठंडक की सर्वोच्च परीक्षा होगी। प्रस्ताव का प्रसारण तटस्थ राजनयिक चैनलों, मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के माध्यम से किया गया था। संदेश सीधा था। जर्मनी फ्रेडरिक पॉलस की रिहाई के बदले में याकोव दजुगाशविली को रिहा करने के लिए तैयार था। कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं मांगी गईं। स्टालिन की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि उनके अपने सहयोगी भी हैरान रह गए। उन्होंने विचार विमर्श के लिए समय नहीं मांगा, पोलित ब्यूरो से परामर्श नहीं किया, अपने बेटे की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी। उनकी प्रतिक्रिया तत्काल, निर्णायक और ऐतिहासिक थी। मैं मार्शलों को लेफ्टिनेंट के लिए नहीं बदलूंगा। इस वाक्यांश ने कई स्तरों के अर्थों को समेटा। सैन्य शब्दों में इसने पुष्टि की कि एक अनुभवी कमांडर का रणनीतिक मूल्य किसी भी व्यक्तिगत विचार से अधिक है। राजनीतिक शब्दों में इसने घोषणा की कि सोवियत शासन दुश्मन के भावनात्मक दबावों के आगे कोई रियायत नहीं देगा। व्यक्तिगत शब्दों में इसने पुष्टि की कि स्टालिन ने याकोव को अपने भावनात्मक ब्रह्मांड से निश्चित रूप से मिटा दिया था। जब पॉलस को वापस पाने के लिए बेताब जर्मनों ने उसी लड़ाई के दौरान पकड़े गए हिटलर के भतीजे लियो राउबल को भी शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव का विस्तार किया, तो स्टालिन ने इस विस्तारित संस्करण को भी अस्वीकार कर दिया। वह किसी भी परिस्थिति में याकोव की रिहाई के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं था। इस अनम्यता की जड़ें स्टालिनवादी मनोविज्ञान और उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तर्क में गहरी थीं। स्टालिन ने अपनी शक्ति को पूर्ण अनुशासन और बिना शर्त वफादारी के आधार पर बनाया था। अपने बेटे के लिए अपवाद बनाने से इस पूरी सत्ता संरचना को कमजोर किया जा सकता था, यह सुझाव देते हुए कि बाकी आबादी पर लागू होने वाले नियम तानाशाह के परिवार पर लागू नहीं होते। इसके अलावा इनकार ने व्यापक रणनीतिक गणनाओं को प्रतिबिंबित किया। फरवरी 1943 में पॉलस अब सोवियत संघ के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन खतरा नहीं था, लेकिन विनिमय को स्वीकार करने से जर्मनों को एक महत्वपूर्ण प्रचार जीत मिल जाती। स्टालिन के व्यक्तिगत इतिहास में इस निर्णय के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत संबंधों का त्याग करने की अपनी इच्छा को बार बार प्रदर्शित किया था। उन्होंने सामूहिकीकरण के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु की अनुमति दी थी। शुद्धिकरण के दौरान पूर्व साथियों को मार डाला था। हालांकि करीबी लोगों की गवाही से पता चलता है कि यह निर्णय भावनात्मक लागत के बिना नहीं लिया गया था। इनर सर्कल के कई सदस्यों को याद है कि स्टालिन लंबे समय तक मौन रहते थे।
जुनूनी रूप से धूम्रपान करते थे और अपनी डेस्क पर रखी तस्वीरों को देखते रहते थे। व्याचेस्लाव मोलोतोव ने कई साल बाद याद किया कि तानाशाह ने निजी तौर पर टिप्पणी की थी, जर्मन यह नहीं समझते कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे पास केवल सोवियत नागरिक हैं। इस वाक्यांश ने निर्णय की मनोवैज्ञानिक जटिलता को उजागर किया। यह केवल अनावश्यक क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक तर्क का अनुप्रयोग था जिसे उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करने के बिंदु तक आत्मसात कर लिया था। याकोव के लिए पिता द्वारा किया गया यह अस्वीकार उस पैटर्न की अंतिम पुष्टि थी जिसने उसके पूरे जीवन को परिभाषित किया था। बचपन से ही वह अपने पिता की मान्यता चाहता था, लेकिन उसे केवल उदासीनता और अवमानना ही मिली। अब सबसे अधिक असुरक्षित क्षण में, जब उसका अस्तित्व सचमुच पिता के हस्तक्षेप पर निर्भर था, स्टालिन ने एक बार फिर उसे अस्वीकार करने का विकल्प चुना था। जर्मन अभिलेखों से पता चलता है कि याकोव को आधिकारिक शिविर चैनलों के माध्यम से सोवियत अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था। उनकी तत्काल प्रतिक्रियाएं दर्ज नहीं की गईं, लेकिन बाद में अन्य कैदियों की गवाही से पता चलता है कि प्रभाव विनाशकारी था। उस क्षण से याकोव ने मुक्ति की कोई भी उम्मीद पूरी तरह खो दी। उसे समझ में आ गया कि वह अकेला था। उसे उसके अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया था, जो अब उसे उपयोगी नहीं समझते थे, और उसके पिता ने भी, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर उसके अस्तित्वहीन होने की पुष्टि कर दी थी। स्टालिन द्वारा विनिमय प्रस्ताव को अस्वीकार करना सोवियत अधिनायकवाद की क्रूर प्रकृति के सबूत के रूप में सबसे अधिक उद्धृत प्रकरणों में से एक बन गया। इसने उन चरम रूपों पर एक मिसाल कायम की जिन्हें निरंकुश सत्ता तर्क अपना सकता है, ये प्रदर्शित करते हुए कि सबसे बुनियादी पारिवारिक संबंध भी राजनीतिक विचारों के अधीन हो सकते हैं। सैक्सन-हुसैन में मौत, आत्महत्या और फांसी के बीच 1943 के वसंत में याकोव दजुगाश्विली को पूर्ण अलगाव की स्थिति में पाया गया, जिसका अनुभव बहुत कम कैदियों ने किया था। स्टालिन द्वारा उसे बदले जाने की स्पष्ट अस्वीकृति ने निश्चित रूप से उसके भाग्य को सील कर दिया था। वह अब जर्मनों के लिए राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में उपयोगी नहीं था, न ही वह सोवियत मुक्ति की उम्मीद कर सकता था। वह बिना देश, बिना परिवार और बिना भविष्य वाला व्यक्ति था। वार्ता की विफलता के बाद सोंडरलेगर ए में रहने की स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई थी। हालांकि उन्हें सापेक्ष विशेषाधिकार प्राप्त होते रहे, लेकिन उनके साथ किए गए व्यवहार की गुणवत्ता उनके घटते रणनीतिक मूल्य को दर्शाती थी। राशन धीरे धीरे कम हो गया, पढ़ने की सामग्री तक पहुंच सीमित हो गई और बाहरी व्यायाम के अवसर और भी छिटपुट हो गए। इन भौतिक अभावों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में गिरावट आई थी। अन्य प्रमुख कैदियों ने उनके साथ एक ऐसी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया था जो वैचारिक पूर्वाग्रहों और उनकी मौजूदगी पर निराशा दोनों को दर्शाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए वह एक ऐसे शासन का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे वे नाजी शासन की तरह दमनकारी मानते थे। ये तनाव बढ़ती हुई गर्मागर्म राजनीतिक चर्चाओं में प्रकट हुए, जिन्हें याकोव सीमित स्थान के कारण टाल नहीं सकता था। उसकी सीमित अंग्रेजी ने बातचीत को जटिल बना दिया, लेकिन इससे उसे यह समझने से नहीं रोका जा सका कि उनके प्रति लोगों की कितनी अवमानना थी। इस अवधि के दौरान प्रशासनिक अभिलेखों में उनके व्यवहार को क्रमिक रूप से अलग-थलग और अस्थिर बताया गया है। वे लंबे समय तक मौन में रहते थे, अपनी कोठरी की छोटी खिड़की से बाहर देखते रहते थे, लेकिन जब उन्हें उकसाया जाता था तो वे चिढ़ भी जाते थे। 14 अप्रैल 1943 को यह तनाव उस बिंदु पर पहुंच गया जो घातक साबित हुआ। आधिकारिक जर्मन रिपोर्ट के अनुसार यह घटना याकोव और कई ब्रिटिश कैदियों के बीच युद्ध के विकास में यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन की संबंधित जिम्मेदारियों के बारे में विशेष रूप से गर्मागर्म चर्चा से शुरू हुई। विवाद तब बढ़ गया जब अंग्रेजों ने याकोव और उसके साथी पर सामुदायिक शौचालयों को जानबूझकर गंदा करने का आरोप लगाया। यह आरोप, जो कि स्पष्ट रूप से तुच्छ था, याकोव के दिल को छू गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन अनुचित व्यवहार के आरोपों के खिलाफ लड़ने में बिताया था, बुनियादी स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में असमर्थता का सुझाव अंतिम अपमान का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। उन्होंने अंग्रेजों पर चिल्लाया, उन पर पक्षपात करने और उन्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह टकराव कई मिनट तक चला, जिसके दौरान याकोव ने एक ऐसा आंदोलन दिखाया जिससे अन्य कैदी घबरा गए। जब जर्मन गार्ड ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया तो वह हताशा और क्रोध के मिश्रण के साथ उनकी ओर मुड़ा
जो पहले किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद जो हुआ वह दशकों से इतिहास लेखन में बहस का विषय रहा है। आधिकारिक जर्मन संस्करण का कहना है कि याकोव ने निर्धारित बाहरी गतिविधि अवधि के दौरान अचानक अपना ब्लॉक छोड़ दिया। गार्ड के आदेशों की अनदेखी करते हुए, जिन्होंने उसे रुकने के लिए कहा, वह सीधे 2.6 मीटर ऊंची विद्युतीकृत बाड़ की ओर चला गया, जो सौंडरलेगर ए की परिधि को सीमांकित करती थी। जर्मन रिपोर्ट में नौकरशाही की तरह ठंडेपन से घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस दस्तावेज के अनुसार याकोव ने बिजली की बाड़ के पास जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ हाई वोल्टेज केबल की ओर बढ़ा दिए। बिजली का डिस्चार्ज तुरंत हुआ और तकनीकी मापदंडों के अनुसार यह जानलेवा होना चाहिए था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि बाड़ से टकराने के तुरंत बाद वॉच टावर के एक गार्ड ने अपनी रेगुलेशन राइफल से उसे 4 बार गोली मारी। ये गोलियां भागने के प्रयासों के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाई गईं। हालांकि पहले से ही बिजली से झुलसे व्यक्ति को गोली मारने के तर्क को कभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं समझाया गया। इसके तुरंत बाद किए गए पोस्टमार्टम में ऐसे विवरण सामने आए जिससे आधिकारिक कहानी जटिल हो गई। फोरेंसिक जांच में हाथ और अग्रभाग पर गंभीर विद्युत जलन दिखाई दी, जो उच्च वोल्टेज केबल के सीधे संपर्क के अनुरूप थी। हालांकि इसमें पेट में 2 और जांघ में एक गोली के निशान भी दिखाई दिए, जिन्हें ऐसे कोण से दागा गया था जिससे पुष्टि हुई कि उन्हें टावर से दागा गया था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि गोली के घाव ऐसे शरीर पर लगे थे जिसमें अब हृदय संबंधी कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। गोली लगने से पहले याकोव की मौत बिजली के झटके से हुई थी। गोलियां असल में एक लाश पर चलाई गई थीं। इस विसंगति ने वास्तविक परिस्थितियों के बारे में अटकलों को हवा दी है। पहली व्याख्या तथ्यों को जानबूझकर की गई आत्महत्या मानती है। याकोव ने यह समझने के बाद कि उसका कोई संभावित भविष्य नहीं है, अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह सिद्धांत उसकी बिगड़ती मनोवैज्ञानिक स्थिति पर आधारित है। पूर्ण अलगाव, पैतृक अस्वीकृति की पुष्टि और अन्य कैदियों से बढ़ती दुश्मनी ने भावनात्मक रूप से अस्थिर स्थिति पैदा कर दी थी। दूसरी व्याख्या यह मानती है कि यह एक प्रच्छन्न निष्पादन था जिसे भागने के प्रयास के रूप में छिपाया गया था। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि याकोव ने सभी रणनीतिक मूल्य खो दिए थे और एक प्रशासनिक जटिलता बन गए थे। बचाव पक्ष असंगतियों की ओर इशारा करते हैं। पहले से ही बिजली से झुलसे व्यक्ति को क्यों गोली मारी गई? भागने के पिछले प्रयासों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? तीसरी संभावना यह है कि यह कई कारकों के संयोजन से हुआ हो। अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में याकोव स्पष्ट आत्मघाती इरादे के बिना हताशा के आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में बाढ़ के पास जा सकता था। गार्डों ने उसके व्यवहार को सुरक्षा के लिए खतरा समझकर गोली चलाने के प्रोटोकॉल का पालन किया होगा। चाहे जो भी व्याख्या अधिक सटीक हो, मृत्यु ने अस्वीकृति और राजनीतिक साधन निर्माण से चिह्नित जीवन के दुखद अंत का प्रतिनिधित्व किया। वह उस व्यक्ति के बेटे के रूप में पैदा हुआ था जो 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली तानाशाहों में से एक बन गया, लेकिन एक अनाम कैदी के रूप में मर गया। यह खबर खुफिया चैनलों के माध्यम से क्रेमलिन तक पहुंची। स्टालिन की आधिकारिक प्रतिक्रिया संक्षिप्त थी। युद्ध तो युद्ध है। उन्होंने विवरण नहीं मांगा, दर्द व्यक्त नहीं किया, आधिकारिक मान्यता को अधिकृत नहीं किया। हालांकि इनर सर्कल के सदस्यों की गवाही से पता चलता है कि इस खबर का गहरा असर हुआ था। लावरेंटी बेरिया ने याद किया कि स्टालिन ने कई दिनों तक जुनूनी रूप से धूम्रपान किया और याकोव की एक तस्वीर को देखा जो उन्होंने अपनी डेस्क पर रखी थी। अन्य सहयोगियों ने सूक्ष्म परिवर्तन देखे। वह बैठकों में अधिक चुप रहने लगा, अधीनस्थों के साथ अधिक उग्र हो गया और जाहिर तौर पर अनुचित क्रोध के प्रकरणों में अधिक प्रवृत्त हो गया। हालांकि उसने कभी खेद व्यक्त नहीं किया, लेकिन उसके व्यवहार से पता चलता है कि नुकसान ने उन भावनाओं को जगा दिया था जिन्हें उसने दबा दिया था। उनकी पत्नी यूलिया 1946 तक जेल में रही। उनकी बेटी गैलिना, जो अपने पिता की मृत्यु के समय 5 वर्ष की थी, दशकों बाद तक परिस्थितियों के बारे में सच्चाई जाने बिना ही बड़ी हुई। उनके बेटे येवगेनी को यूएसएसआर में जीवन भर भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही वह धीरे धीरे अपनी पहचान फिर से बना पाया। स्टालिन की मृत्यु के 24 साल बाद 1977 में ही याकोव को गुप्त रूप से पुनर्वासित किया गया, जब उन्हें मरणोपरांत देशभक्ति युद्ध के प्रथम श्रेणी के आदेश से सम्मानित किया गया। हालांकि ये मान्यता गुप्त रूप से सार्वजनिक समारोहों के बिना और परिवार को पदक लेने की अनुमति दिए बिना दी गई थी।
याकोव की मौत विशिष्ट परिस्थितियों से परे जाकर अधिनायकवाद के मूलभूत विरोधाभासों का प्रतीक बन जाती है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे सत्तावादी शासन न केवल अपने घोषित दुश्मनों को नष्ट कर सकता है, बल्कि उन लोगों को भी नष्ट कर सकता है जो खुद को सत्ता के इतने करीब पाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो इतने दूर हैं कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता। व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में यह आधुनिक राजनीतिक इतिहास में दर्ज सबसे जहरीले पिता पुत्र संबंधों में से एक के अंतिम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। यह भावनात्मक परित्याग के उस पैटर्न की परिणति थी जो 1907 में शुरू हुआ था और दशकों तक व्यवस्थित अस्वीकृति के माध्यम से जारी रहा था। अधिनायकवाद के इतिहासकारों के लिए याकोव की कहानी मनोवैज्ञानिक तंत्रों में एक अनूठी खिड़की प्रदान करती है जो तानाशाहों को पूर्ण शक्ति बनाए रखने की अनुमति देती है। सबसे बुनियादी पारिवारिक संबंधों को भी त्यागने की उनकी क्षमता इन प्रणालियों की विशेषता वाले अमानवीयकरण की गहराई को प्रकट करती है। लेकिन इसके राजनीतिक और ऐतिहासिक निहितार्थों से परे याकोव की मृत्यु महज एक मानवीय त्रासदी थी। एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जिसने अपना पूरा जीवन उस प्रेम और अनुमोदन की तलाश में बिताया था जो उसे बचपन से ही नहीं मिला था। सैक्सन हौसेन में उनकी मृत्यु, चाहे आत्महत्या, फांसी या दुखद दुर्घटना से हुई, उस जीवन से अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो शारीरिक जेल बनने से बहुत पहले एक भावनात्मक जेल थी। नाजी एकाग्रता शिविर के विद्युतीकृत तारों में उन्होंने अंततः एक ऐसे अस्तित्व से मुक्ति पाई जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से परे शक्तियों द्वारा आकार दिया गया था।